नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जहाँ विनीता की माँ अपने पति के अपने कमरे में जाती हैं, तभी वो हंसते हुए आती है तो उसके पति उसे छेड़ते हुए कहते हैं, क्या बात है, इतनी हंस क्यों रही हो। जिस पर वो कहते हैं कि आपके भाई के कमरे से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी तो इसलिए हंस रही हूँ। अच्छा, तो मैं ऐसा भी क्या देख रही थी। जिस पर वो कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं देखती जिससे मुझे शर्मिंदगी हो या दूसरे को हो शर्मिंदा होना पड़े। जिस पर वो कहती हैं, अच्छा तो बताओ, मैं तुम्हारा हंसी मजाक का पात्र कैसे बन सकता हूँ। जिस पर वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मुझे ऐसा कुछ करने का इरादा है। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट कहते हुए वो सोने लगती है। जिस पर वो कहती है, गुड नाइट, तुम्हें नहीं लगता है कि शुभ रात्रि कहना चाहिए। वो कहती है, अच्छा तो शुभ रात्रि, अब हमें सोने दीजिए। जिस पर वो कहते हैं, अच्छा, क्या तुम सच में इतनी आसानी से सो जाना चाहती हो। अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं सोए हैं। अच्छा, आपको पता है क्या, उनके कमरे की लाइट्स बंद हो गए हैं। अच्छा, तुम क्या देख कर आ रही हो। नहीं, रोशनी आती है तो पता चल जाता है, मैं नीचे ही थी, लाइट्स ऑफ होते देखा है मैंने। अच्छा, तो ठीक है ना, वो बच्चे हैं, वो जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी जागेंगे, तभी तो वो मेहनत करेंगे ना। उनकी बड़ी चिंता है, हमारी नहीं। और हम तो आपकी चिंता करना ही चाहते हैं, लेकिन आप तो करने ही नहीं दे रही हो। बस कीजिए। ये कहते हुए वो पैर दबाने लगते हैं अपनी पत्नी की। तो वो कहते, क्या कर रहे हैं आप। अरे, अपनी पत्नी के पैर दबा रहा हूँ, किसी और के थोड़ी ना, जो इतना हैरान हो रही हो। और पैर को समेटना बंद करो, दो पैर दबाने दो। छोड़िए ना, अरे दबाने तो दो। वो दबाने लगते हैं और बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो कहते हैं, तुम्हें पता है क्या, मैं ना सोच रहा था कि हम दोनों कहीं बाहर चले, हमारी सालगिरह आने वाली है। अच्छा, आपको कहाँ जाना है। और बच्चों को पता चलेगा तो वो तो छेड़ेंगे ना। अरे बच्चों को छोड़ो, वो हमसे हैं, हम उनसे थोड़ी ना। अच्छा, आपको इसकी चिंता नहीं है। नहीं, बाप हूँ मैं उनका, ऐसे कैसे मुझे तंग कर लेंगे। वो हंसती है और कहती है, बस कीजिए, अब चलिए सो जाइए। फिर वो सोने चली जाती है। वो भी दरवाज़ा भटकाते हुए लाइट ऑफ कर अपने पत्नी के बगल में आकर सोते हैं। अपनी पत्नी को बाहों में थामे कहते हैं, सुनो ना। कहिए। सुनो ना। हाँ कहिए ना। कुछ करे क्या। क्या। अरे कुछ नहीं, बस बस क्यों ना हम कहीं दूर जाएं। हम अंडमान निकोबार जाएं। तुम कभी समंदर किनारे नहीं गई हो ना, किसी द्वीप पर, तो क्यों ना हम अंडमान निकोबार जाएं। या फिर हम शिमला जाएं, पहाड़ों पे। आप अब भी वही बातें कर रहे हैं, आपकी सुई वही अटकी है। हाँ तो और क्या, मैं अपनी पत्नी के साथ घूमना चाहता हूँ। अब बहुत कमा लिया पैसा, अब बस अपनी पत्नी के साथ मज़े करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। अच्छा, तो तीर्थ यात्रा करने के बारे में क्या ख्याल है। चलिए कहीं किसी तीर्थ पर जाते हैं, वैष्णो देवी चलाते हैं, घूम कर काशी जा सकते हैं, केदारनाथ जा सकते हैं। देखो, तुम कहीं भी जाने की बात करो, पर ये काशी केदारनाथ छोड़ करके मुझे भगवान के दर्शन करने की में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं ना अभी इतना बूढ़ा नहीं हो गया,
अरे किसने कह दिया कि बूढ़े लोग ही तीर्थ करने जाते हैं? आजकल तो यंग जनरेशन के बच्चे बच्चे जा रहे हैं तीर्थ करने। देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत धार्मिक इंसान हो और मैं थोड़ा अधार्मिक इंसान हूँ, लेकिन मुझे ना ये करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही अभी मैं कुछ टाइम से सुबह सुबह तुम्हारे साथ आरती में सम्मिलित हो रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ। इसका ये मत गलतफहमी पाल के बैठो कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना पूजा पाठ नहीं किया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि भगवान उन्हीं को सही राह, उन्हीं के साथ अच्छे रहते हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं और जो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते। मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी और मैंने कभी भी भगवान पे से अपना विश्वास नहीं हटाया। मेरा मानना है भगवान जो करते हैं सब सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे 2 अगरबत्ती जला करके भगवान के सामने आधे घंटे तक बैठे रहना होगा, उनके पास भजन कीर्तन करना होगा। मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तुमको पसंद है तुम करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब नहीं करूँगा। इसलिए अगर मैं चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ घूमना चाहती हो तो चलो शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, दार्जिलिंग चलते हैं। वैष्णो देवी जाने का मुझे कोई इरादा नहीं है। तो वो कहती है काम करते हैं, केदारनाथ चलते हैं, वहाँ पे भी पहाड़ है, नदियाँ हैं, वहाँ पे आप पहाड़ और नदियों का मज़ा ले लीजिएगा, मैं भगवान के दर्शन कर लूँगी। है ना मज़ेदार? देखो, मज़ेदार तो है, लेकिन मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लगेगा जैसे मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ, मुझे तीर्थ नहीं करने जाना। बस इतनी सी बात। वो कहते हैं हाँ, बस इतनी सी बात। पता नहीं क्यों जैसे ही इस जगह का नाम सुनता हूँ ना, तो एक ही चीज़ याद आती है कि हम तो तीर्थ करने जा रहे हैं। जैसे बोलबम का नाम सुन लो तो लगता है जैसे भगवान के ही तो दर्शन करने जा रहे हैं। कौन कहेगा कि घूमने के इरादे से जा रहा है कोई इंसान? घूमने के इरादे से लगता ही नहीं है, लगता है ऐसे तीर्थ करने जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे ये फीलिंग आए कि मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ। मुझे नहीं जाना। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ऐसी ही बात है, और मुझे ना इसे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो कहीं नहीं जाते, ये कहकर वो सोने के लिए चादर अपने मुंह पे ढक लेती है। फिर वो कहते हैं तुम ना मुझे बहुत तंग कर रही हो। अरे अब क्या, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ? 45-50 साल के हो गए, देखो उम्र पे मत जाना। देखो मैं तो उम्र पे जाऊँगी, तुम भी ना ऐसे मुझे तंग मत करो। देखो 60 साल के होने वाले हो, देखो तुम मेरी एग्जैक्ट उम्र निकालने के पीछे मत पड़ो। वैसे हिसाब लगाने दीजिए आपकी उम्र का। आपका जन्म हुआ था 19। फिर वो तुरंत इसी बात पे मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है चुप करो। देखो दीवारों के भी कान होते हैं, मेरी उम्र का हिसाब लगाना बंद करो। अरे मैं तो हिसाब लगा रही हूँ, देखो तुम सोचना बंद करो, आंखें बंद करो, सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। फिर वो अपनी पत्नी की आंखें बंद कर, मुंह बंद कर सोने के लिए कहते हैं और सुलाते भी हैं बड़े प्यार से, और कहते हैं ठीक है बच्चे डिसाइड करेंगे। ये सुनते ही वो कहती है क्या सच में? बच्चे जो कहेंगे मैं वो मान लूँगा। ठीक है, ये भी बढ़िया है। सारी बातें बच्चों पे छोड़ वो दोनों बेफिक्र होकर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह में सब वैसे ही चलता है जैसे कि सब ने डिसाइड कर रखा होता है। सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सब एक दूसरे के एक्सरसाइज बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे।
और सारी चीज़ें धीरे धीरे हेल्थ रिलेटेड किचन में बर्तन वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। लोहे की कढ़ाई आती है, मिट्टी के बर्तन से लेकर के कांच के बर्तन तक का इस्तेमाल होने लगा। एल्युमिनियम की चीज़ें अवॉइड की करने लगे लोग और धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल गई। किचन का सारा सिस्टम ही बदल गया और घर भी पहले से बेहतरीन तरीके से मैनेज होने लगा। सब एक दूसरे के मिलजुल के हेल्प करने लगे। वक्त बदलता गया, वक्त के साथ वो दिन भी आ गया जब विनय को घर छोड़कर जाना पड़ा और वो नए काम के सिलसिले में नई जगह, नए शहर, नए देश चला गया। सब लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए। हंसी मजाक के बीच दिन कैसे बीत गए किसी को नहीं पता चला। विनय सबको गुड बाय करने के बाद आखिर में अपनी पत्नी से जब मिलता है तो वो विनीता से बस इतना कहता है, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं जानता हूँ कि तुम इतनी स्मार्ट हो कि तुम मुझ तक पहुँच जाओगी। जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी इतने स्मार्ट हो कि काम से छुट्टी लेकर 2-4 दिन के लिए घर आ सकते हो। वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे आने के लिए, घर आने के लिए, मिलने के लिए बातें कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। विनीता अपने आंसुओं को पोंछ अपने पति को गले लगाते हुए कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और अपना ध्यान रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए उसे गले लगाती है और फिर वो चला जाता है। उसे जाते हुए देख विनीता फूट फूट के रोने लगती है। उसके परिवार वाले उसे संभालते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रही हो? जिस पर विनीता कहती है, कुछ ऐसा था माँ जो मैं उसे बताना चाहती थी पर मैं उसे बता नहीं पाई। क्या हुआ, ऐसा भी क्या था? माँ, मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? पर तुम्हारी शादी को तो बस 6 महीने हुए हैं। पता नहीं कैसे, मतलब जिस पर उसकी माँ साइड लेकर उसे जाती है और कहती है, तुम लोगों ने प्रिकॉशन इस्तेमाल नहीं किए थे क्या? जिस पर वो कहती है, हाँ इस्तेमाल तो किए थे पर क्या? हाँ मतलब अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी बच्चा ले लूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। और अभी तो वो भी बाहर गया हुआ है, वो तो 1 साल तक घर नहीं आने वाला। पर मैं सोच रही हूँ माँ कि बच्चा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। मैं 28 साल की हो गई हूँ। मुझे लगता है बच्चा लेने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी उम्र के साथ साथ हेल्थ शायद बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कमज़ोर पैदा हो। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग हो। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। और वैसे भी एक बच्चे का ख्याल रखने के लिए आदमी की जितनी ज़रूरत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा फैमिली और मेरी ज़रूरत है मेरे बच्चे को। और मैं ये करना चाहती हूँ। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है, लेकिन विनय को ये बात बताना चाहिए था तुम्हें। मैं चाहती तो थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने काम को छोड़ दे। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही उसे किसी तरह से अपने इस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था। उसका जानने पर हक है। जिस पर वो कहती है, माँ मैं
खुद अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाऊँगी तभी तो पता चलेगा। अच्छा, मतलब कंफर्म नहीं है। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं बच्चा रखूँगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तुम भी ना, मुझे लगा सच में। मैंने टेस्ट तो ऐसे किया था, पर इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता, कभी कभार ये फेल होता है। तो फिर वो कहती है ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। फिर वो घर में जाने के बाद, जो कि सिर्फ उसकी माँ को ही पता होता है, तो वो सोचती है कि घर में सबको ये बात नहीं बताते हैं, हम सब कल जाते हैं डॉक्टर के पास। वो कहती है ठीक है, कल जाकर डॉक्टर से मिलते हैं, अभी इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब लोग खाना वाना खाते हैं, जो कि उसकी माँ और उसकी बहू। विनय के पिता बहुत स्ट्रेंजली देखते हैं कि उनकी पत्नी और उनकी बहू दोनों ही एक दूसरे से इशारों में बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या बातें हो रही है वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी, और ये सब घर के बाकी मेंबर भी नोटिस करते हैं। फिर वो भी सोचते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जब से भाभी एयरपोर्ट से आई है तब से विनीता के साथ लगी हुई है। फिर उसकी पत्नी भी से वो अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या बात है दीदी, तुम्हारी क्या छुपा रही है। जिस पर वो कहती है अगर मुझे पता होता तो मैं पूरे घर में ढिंढोरा ना पीट चुकी होती, मुझे खुद नहीं पता। जिस पर वो कहते हैं बात तो सही है तुम्हारी, अगर तुम्हें पता होता तब तक घर में हल्ला हो चुका होता। जिस पर वो कहती है मुझे क्या चुगलखोर समझ रखा है आपने। नहीं, पर तुम हो तो सही, बकवास करना बंद कीजिए। वो अपने पति को मारने लगती है। जिस पर वो कहते हैं बस करो यार, मैं सोच रहा हूँ भाभी तो ऐसे कुछ छुपाती नहीं है, ऐसा भी क्या हो गया है विनीता और भाभी के बीच बातचीत में कि इतना फुसर फुसर चल रहा है उन दोनों के बीच। जिस पर वो कहती है मुझे लगता है शायद डॉक्टर के पास जाने की बातचीत हो रही है। जिस पर वो कहते हैं डॉक्टर के पास, पर अचानक से विनय के जाते डॉक्टर के पास क्यों जाना है, भाभी को कुछ हुआ है क्या। अरे भाभी को नहीं, विनीता को लेकर के जाना है शायद भाभी को, और मतलब कुछ कहीं कहीं। जिस पर वो कहती है बस कीजिए, ऐसा मत सोचिए, अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, और ये सब मत सोचिए। उसे भी पता है कि विनय को आने में बहुत टाइम लगेगा, शायद 5 साल भी लग जाए, कोई ठीक नहीं है। ऐसे तो 1 साल का बोला है, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगे, अगर 5-10 साल लग गया तो। जिस पर वो कहते हैं मजाक मत करो, इतने टाइम तक बेचारा बच्चा बाहर रहेगा और उसकी पत्नी यहाँ अकेली रहेगी, कैसे रहेगी वो। देखिए आप भूल रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी है, वो चाहे तो विनय के पास जा सकती है। जिस पर वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। खैर वो कहती है कि ऐसी बातें सोचना छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा। जिस पर वो कहते हैं एक काम करते हैं, कल शायद वो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम तो घर पे रहोगी, बता देना मुझे, चुप कीजिए। ये फिर बातचीत होती है, उसके बाद फिर वो दोनों भी सो जाते हैं। रात में विनय के पिता विनय की माँ से पूछते हैं क्या बात है बहू, और तुम्हारे बीच क्या बात हो रही थी। जिस पर वो कहती है आपको हमारी बातों में इतना दिलचस्पी कब से आने लगा। जिस पर वो कहते हैं देखो बेटा अभी अभी बाहर गया है, अब बहू अकेली है तो। जिस पर वो कहते हैं देखो ये हमारी बहू ना बहुत अच्छी है, ज़्यादा उटपटांग मत सोचिए। अरे मैं कहाँ कुछ उटपटांग सोच रहा हूँ, मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रहा हूँ। जिस पर वो कहती है तो फिर क्या, हाँ चुप कीजिए, सो जाइए। फिर वो अपने पति को डांट उठ के सुला देती है। फिर दिमाग में उसका खुद का चल रहा होता है क्या करूँ कैसे कहूँ,
किससे बात करूं? थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने